हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, या फिर जिसे आप केवल जियोग्राफिकल थॉट भी कहते हैं, यानी भौगोलिक चिंतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह जरूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट को, यानी भौगोलिक चिंतन को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोग्राफिकल थॉट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और जो एमए में है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे आपका ये जो है इलेक्टिव पेपर रहे, चाहे आपका मेन पेपर रहे, ठीक है ना, दोनों में काम करेगा आपका। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न क्या है हमारा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है इसको। ठीक है ना, क्या है? इमैनुअल कांट का भूगोल में योगदानों का वर्णन कीजिए। यानी जो इमैनुअल कांट थे उन्होंने भूगोल में क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में चर्चा करनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है इमैनुअल कांट। इनका जो भैया सन था, कब से कब तक ये अपना जो है जीवित रहे, 1724 से 1804 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। तो देखिए लिखा गया है, महान विद्वान दार्शनिक इमैनुअल कांट का जन्म जो है 22 अप्रैल 1724 को रूस के, ठीक है ना, क्या है, कोनिंग्सबर्ग में हुआ था। क्या नाम है भैया? कि जो आपके इमैनुअल कांट है, महान विद्वान दार्शनिक हैं, ठीक है ना, इनका जन्म जो है भैया 22 अप्रैल, ठीक है ना, कब? 22 अप्रैल 1724 को, ठीक है ना, रूस का एक शहर था, क्या नाम था उसका? कोनिंग्सबर्ग, ठीक है ना, क्या नाम था? कोनिंग्सबर्ग, इसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, आगे देखिए लिखा गया है, भैया इन्होंने कोई भी भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, इसीलिए इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ये चीजें याद रखना, ठीक है ना, कि आराम कुर्सी वाला जो है भूगोलवेत्ता किसे कहते हैं? तो आपके कौन है? इमैनुअल कांट महोदय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी भौगोलिक यात्राएं नहीं की हैं। जो भी लिखा है दूसरे भूगोलवेत्ताओं की बुकों से कॉपी करके, या फिर कह सकते हो पढ़ के, वहां से चीजें लेकर के जो है लिखी है इन्होंने। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है भैया, महान दार्शनिक होने के साथ साथ कांट जो है प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान का प्रखंड विद्वान भी था। यानी जो आपके इमैनुअल कांट महोदय थे वो दार्शनिक होने के साथ साथ भैया प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के काफी ज्यादा ज्ञाता थे। ठीक है ना, इनका ज्ञान इन चीजों का ज्ञान इनके पास बहुत ज्यादा था। आगे क्या कह रहा है? हालांकि उनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? भौतिक भूगोल में थी। और इसके अंतर्गत कांट ने राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विवरणों को भी क्या है भैया सम्मिलित किया है। यानी जो कांट महोदय थे उनकी जो रुचि ज्यादा थी किसमें थी? भौतिक भूगोल में थी, जिसकी अन्य शाखाओं में इन्होंने काम भी किया, जैसे आपका राजनीतिक भूगोल हो गया, व्यापारिक भूगोल, धार्मिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। ठीक है ना, इन सब के अतिरिक्त भैया इन सेक्टरों में इन्होंने अपना काम किया है, अपने विवरणों में इन सारी चीजों को सम्मिलित किया है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया कांट का योगदान। ठीक है ना, क्या है कांट महोदय का क्या क्या योगदान है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, इनकी जो आरंभिक कृति थी, यानी पहली कृति थी, जो उसका क्या नाम था भैया? पहली पुस्तक का नाम क्या था इनका? जनरल, ठीक है ना, नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस, हेवेंस इसको बोलते हो आप। ठीक है ना, क्या नाम था भैया? जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस रखा था। इसको कब इन्होंने लिखा था? इसकी रचना कब हुई थी भैया? 1755 में। ठीक है ना, जो कि खगोल विज्ञान के चिंतन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी यह पुस्तक? खगोल विज्ञान के चिंतन से। ठीक है ना, दूसरा इन्होंने क्या लिखा? और पुस्तक इनका जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है ना, क्या था? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इन्होंने 1781 में लिखी थी। और अगला क्या था आपका? क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इन्होंने 1790 में लिखी थी।
ठीक है ना। एक कांट द्वारा लिखित जो है भूकंप से संबंधित निबंध है। ये सारी चीजें क्या है, निबंध है जो कांट के द्वारा लिखे गई हैं। और उनमें किन चीजों की चर्चा की गई है, भूकंप की चर्चा की गई है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भैया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, आपका एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी से शुरू होने वाला है। 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को जितना भी वीडियो डालेगी उसको जाके पूरी तरीके से क्या करिए, पढ़ लीजिए। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में रहता है, लिंक दिया रहता है उसका, वहाँ जा कर के आप बता सकते हैं, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। और आज या कल में हम क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसको अगर पढ़ के जाएंगे तो उसमें 100% आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन बताए गए थे जो 100% उसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है भैया, कांट पहला भूगोलवेत्ता था जिसने भूगोल की धर्मपरक विश्लेषणविद को खारिज करते हुए वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भौगोलिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। यानी भैया कांट जो है ऐसे पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने धर्मपरक जो है विश्लेषण को खारिज करते हुए, भूगोल की जो है धर्मपरक विश्लेषण को खारिज करते हुए उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण पर ज्यादा बल दिया। वैज्ञानिक विश्लेषण जो है वैज्ञानिक विश्लेषण जो है भौगोलिक अध्ययन को इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है ना। इन्होंने ही क्या किया था भैया, भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार दिया था, इतना आप कह सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह भूगोल को जीव भू विस्तार विज्ञान मानने वाला जो है प्रथम विचारक भी था। यानी जो भैया कांट महोदय थे वो भूगोल को जीव भू विस्तार विज्ञान मानने वाले पहले विचारक थे। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लेते हैं। कांट ने भूगोल को दृष्टिकोण आधारित अनुभविक ज्ञान बताया। यानी भैया जो कांट महोदय थे वो भूगोल को दृष्टिकोण आधारित जो है अनुभविक ज्ञान इन्होंने बताया है। और अनुभविक घटनाओं का तार्किक और प्राकृतिक वर्गीकरण भी किया। और जो आपके अनुभविक घटनाएं थीं उनको भैया इन्होंने तार्किक और प्राकृतिक वर्गीकरण भी किया। अब देख लेते हैं कि तार्किक वर्गीकरण में क्या चीजें रखी हैं इन्होंने और प्राकृतिक वर्गीकरण किस तरीके से इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है, तार्किक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राणी विज्ञान में पशुओं का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन, भूगर्भ विज्ञान में चट्टानों का अध्ययन और समाज विज्ञान में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नृजातीय समूहों का अध्ययन शामिल है। यानी भैया इन्होंने जो तार्किक वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत जो है जो प्राणी विज्ञान है, ठीक है ना, इसमें पशुओं का अध्ययन इन्होंने डाला है, इन्होंने बताया है उसे पशुओं का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका वनस्पति विज्ञान है इसमें पौधों का अध्ययन, जो भूगर्भ विज्ञान है उसमें चट्टानों का अध्ययन, और जो समाज विज्ञान है इसमें भैया सामाजिक, सांस्कृतिक, नृजातीय समूहों का जो है भैया अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, प्राकृतिक, ये तो भैया आपका तार्किक वर्गीकरण के आधार पे था। ठीक है ना, प्राकृतिक वर्गीकरण देख लेते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण ने इतिहास व भूगोल को ना वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। भैया जो प्राकृतिक वर्गीकरण था कांट का, इसने क्या किया, इतिहास और भूगोल को वैज्ञानिक आधार दिया। ठीक है ना, जहां भैया इतिहास घटनाओं का समयबद्ध विवेचन है, जहां यह बताया गया जो इतिहास है इसमें घटनाओं का समय यानी घटनाओं की समय का विवेचन किया जाता है, घटनाओं की समय का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भूगोल में यह बताया गया कि घटनाओं का अध्ययन जो है स्थानानुसार किया जाता है। यानी प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार अगर कहा जाए तो प्राकृतिक वर्गीकरण ने इतिहास और भूगोल को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, जहां भैया इतिहास को वैज्ञानिक घटनाओं का, ठीक है ना, इतिहास को जो आपका घटनाएं होती हैं, इतिहास में जो आपकी घटनाएं होती हैं उस घटनाओं के समय का विवेचन, समय का अध्ययन किसमें किया जाने लगा भाई, किसमें किया जाता है भैया, इतिहास में, यह बताया गया। वहीं दूसरी ओर भूगोल में जो है घटनाओं के
स्थान का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या बताया गया, समय का अध्ययन ना, समय के अनुसार अध्ययन। और भूगोल में क्या बताया गया कि स्थान के अनुसार जो है भैया इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, इस प्रकार कांट ने इतिहास को वर्णनीय और भूगोल को विवरणीय जो है माना। भैया जो कांट महोदय थे, इस प्रकार उन्होंने इतिहास को वर्णनीय और भूगोल को जो है भैया विवरणीय माना है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। कांट भूगोल को वैज्ञानिक की अपेक्षा वर्गकरणीय मानता था। भैया जो आपके कांट थे वो भूगोल को वैज्ञानिक की अपेक्षा जो है वर्गकरणीय मानते थे। ठीक है ना, इसके लिए इसने जो है एक कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग भी किया था, जिसका अर्थ क्या था, क्षेत्र वर्णनीय था। ठीक है ना, क्या अर्थ था, क्षेत्र वर्णनीय। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सबसे पहले या फिर कोरोग्राफिक शब्द का उपयोग किसने किया था भूगोल में, तो क्या बताइएगा आप, कांट महोदय ने किया था। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ये आपका तैयारी लेवल पे अगर आप यूजीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण यह वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो जो भी आपके संपर्क में हो उसके पास शेयर जरूर करिएगा इसको। चलते हैं आगे देख लेते हैं। कांट ने अपनी प्रसिद्ध रचना, ठीक है ना, क्या नाम था, अनकुंडिगंग। ठीक है ना, अनकुंडिगंग। ठीक है ना, जिसको कब लिखा था उन्होंने, 1757 में। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी का अध्ययन जो है 5 तरीकों से किया जा सकता है। कितने तरीकों से, कांट ने बताया कि भैया पृथ्वी का अध्ययन 5 तरीकों से किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से 5 तरीके हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी का गणितीय अध्ययन, यानी पृथ्वी का गणितीय अध्ययन अगर करना हो तब कैसे होगा। इसके अंतर्गत भैया ना, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आकार, विस्तार, परिधि और ग्रहों की गति की गणना जो है होता है, जिसमें गणित जो है विशेष महत्वपूर्ण के, मतलब इसमें गणित का विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है ना, यानी जो पृथ्वी का जो गणितीय अध्ययन है, इसके अंतर्गत जो पृथ्वी में गणित से संबंधित चीजें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे पृथ्वी का आकार कितना है, उसका विस्तार कितना है, उसकी परिधि क्या है, कितनी है। ठीक है ना, ग्रहों की गति कैसे होती है, कितनी होती है, इन सब चीजों का मतलब गणना किया गया जो गणितीय रूप में होते थे। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है भैया नीतिपरक भूगोल के रूप में। नीतिपरक भूगोल के रूप में क्या होता है, इस पक्ष में मानव के रीति रिवाजों, परंपराओं, स्वभाव, चरित्र आदि की व्याख्या की जाती है। किसमें, नीतिपरक भूगोल में। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है भैया राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत, ठीक है ना, इसके अंतर्गत प्रकृति व मानव के मध्य अंतर संबंधों, परिणामों का विवेचन, देशों में व्यक्तियों की स्थिति तथा दोनों का एक दूसरे में अंतपैठ का विवेचन जो भैया इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी जो राजनीतिक भूगोल है इसके अंतर्गत जो है प्रकृति और मानव के बीच जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन, ठीक है ना, अंतर संबंधों का जो परिणाम होते हैं उसके विवेचन का अध्ययन, देशों में जो व्यक्तियों की स्थिति होती है उसका अध्ययन, ये सारी चीजें भैया राजनीतिक भूगोल में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, व्यापारिक भूगोल। ठीक है, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत देशों में उत्पादन अधिक व अन्य देशों में उत्पादन की कमी से संबंधित है। ठीक है ना, संबंधित है, जिसे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है। इसके अंतर्गत उन अध्ययन को शामिल किया जाता है जो आपके उत्पादन, मतलब किसी देश में उत्पादन की अधिकता या फिर अन्य देशों में उत्पादन की कमी को दर्शाते हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय माना जाता है, यहीं से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं आपका ईश्वर परक भूगोल। ठीक है ना, ईश्वर परक भूगोल क्या है, यह विभिन्न वातावरणों में घटित व प्रचलित ईश्वरीय मीमांसा से संबंधित है। इसमें भैया ईश्वरीय घटनाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर इतना क्लियर हो गया तो जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।